हाँ जी। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंडिविजुअल का रेसिडेंशियल स्टेटस और साथ में स्कोप ऑफ टोटल इनकम। तो सेक्शन 5 इज अबाउट स्कोप ऑफ टोटल इनकम, ठीक। सेक्शन 6 इज अबाउट रेसिडेंशियल स्टेटस। तो जो देखिए इंडिविजुअल है उसके केस में हमको पहले ये देखना है कि वो रेसिडेंट है या वो नॉन रेसिडेंट है। एक बार जस्ट पिछला रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। रेसिडेंट के लिए दो कंडीशंस हैं और एनी वन ऑफ टू कंडीशंस अगर वो सेटिस्फाई करता है, कंप्लीट करता है, 182 डेज इन प्रीवियस ईयर, और दूसरी कंडीशन 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। इन दो में से एक शर्त भी पूरी कर रहा है तो रेसिडेंट है। इस कंडीशन 2 के दो एक्सेप्शंस हैं। दो केसेस में दिस वुड नॉट अप्लाई, ठीक, सिर्फ एक ही रह जाएगी। पहला है कि इंडियन सिटीजन है और ही लीव्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर उसका बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट भारत के बाहर है और उसके लिए वो लीव कर रहा है तो हम उसको ये कंडीशन नहीं देखेंगे। अगर बिजनेस इन इंडिया है और फिर वो बिजनेस के काम से जा रहा है तो वो एक्सेप्शन में कवर नहीं होगा, उस पर लगेगी ये कंडीशन। बिजनेस ही उसने भारत के बाहर कर लिया और प्रीवियस ईयर में जा रहा है तो छोड़ेंगे। दूसरे में सिटीजन ऑफ इंडिया हो सकता है या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो सकता है जो कि इंडिया विजिट पे आ रहा है, वो विजिट्स इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उसको भी एक कंडीशन नहीं लगेगी, ठीक ना। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो व्यक्ति ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो सकता है और व्यक्ति नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो सकता है। 7 इयर्स में 730 डेज भारत में रहा हो एंड पिछले 2 साल ही इज रेसिडेंट फॉर 2 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स। तो 10 साल में पिछले 10 में प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर है उसके साथ में 730 दिन टोटल होना चाहिए और 10 में कोई 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। यानी अगर 7 इयर्स में 729 और लेस डेज हैं तो नॉट ऑर्डिनरली हो गया। सर 730 होंगे या उससे ज्यादा होंगे तो ऑर्डिनरली है, तो अगर 729 या उससे कम है तो नॉट ऑर्डिनरली हो गया, ठीक। एंड 10 साल में 1 ईयर और लेस वो रेसिडेंट है तो इसका मतलब 2 साल वो 1 ईयर और लेस रेसिडेंट है तो 2 साल पूरे नहीं होंगे तो वो भी नॉट ऑर्डिनरली हो गया। हमने ये वाली शर्तें पढ़ी थी, इसको अगर उल्टा देखोगे आप तो वो वाली शर्तें भी आ जाती हैं कि अगर 7 इयर्स में 729 या उससे कम डेज हैं और 10 इयर्स में 1 ईयर या उससे कम यानी 0 रेसिडेंट है तो वो नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट माना है। फाइन। एक और इसमें स्पेशल पॉइंट था और वो स्पेशल पॉइंट ये था कि अगर कोई व्यक्ति जो कि क्रू मेंबर है ऑफ इंडियन शिप, तो पहले तो वो यहाँ पे भी कवर था एम्प्लॉयमेंट ऑफ क्रू मेंबर्स के रूप में, तो उसका जो कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है हमको उसको देखना है और जो उसमें डेट्स लिखी हुई है बोथ इंक्लूसिव वो आउटसाइड इंडिया मानी जाएगी और जो रिमेनिंग उसका डेज होगा, रिमेनिंग पीरियड होगा, उसको हम इन इंडिया मानेंगे। तो अगर कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एक पर्टिकुलर डेट से आगे तक है तो ये पीरियड गिन लीजिए दोनों डेज इंक्लूड करके, इतना पीरियड आउटसाइड इंडिया है, रिमेनिंग भारत में माना जाएगा। कंडीशंस यही लगेंगी, कोई चेंज नहीं है।
पर इसका ये स्पेशल है और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, भारत में आने का दिन और जिस दिन वो जाएगा इंडिया छोड़ के, वो दिन इंडिया में इंक्लूड माना जाता है। हालांकि इस केस में दोनों डेट आउटसाइड इंडिया मानी जाती है, एक्सेप्शन हो गया। ठीक है, और इस तरीके से वी हैव टू डिसाइड भारत में व्यक्ति कहाँ रह रहा है, किस पर्पज से रह रहा है, इसका कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। वो सिटीजन कहाँ का है, उसका ओरिजिन कहाँ का है, इन सब बातों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको डेज ऑफ स्टे इन इंडिया देखने हैं। हाँ, अगर इंडियन सिटीजन है तभी ये बेनिफिट मिलेगा, अगर कोई आउटसाइड इंडिया सिटीजन तो उसमें ये लगेगा ही लगेगा। इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन में दूसरा बेनिफिट मिलेगा। ठीक, बेनिफिट यूं क्योंकि ये कंडीशन नहीं लगेगी। नॉट ऑर्डिनरली की क्या शर्त है, 7 ईयर्स में 729 डेज या उससे कम रहा हो, और 10 साल में कोई 1 साल या उससे भी कम यानी 0 रेसिडेंट रहा हो। ठीक, यहाँ पे जब वो दोनों शर्तें पूरी करेगा तो ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाएगा, और यहाँ पे और लगाना चाहिए, इनमें से एक भी शर्त पूरी करेगा तो नॉट ऑर्डिनरली हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब। फाइन, तो ये था पिछला वाला, एक बार मैंने जस्ट रिपीट किया। अब देखिए रेसिडेंशियल स्टेटस अलग अलग पर्सन का हम अलग अलग निकालते हैं, तो जो रूल्स हैं दे आर डिफरेंट। अब हमारे पास आता है अगला एसएससी HUF दिया हुआ है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन होगा, तो देखिए HUF में भी 3 सिचुएशंस हैं, और HUF भी रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट होता है, और फर्दर ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली होता है। तो यहां पे हमको HUF के केस में उसका प्लेस ऑफ रेसिडेंस नहीं देखना है। इंडिविजुअल के केस में व्हाट वाज इंपॉर्टेंट that was place of residence, कि व्यक्ति कहाँ रह रहा है। बट इन केस ऑफ HUF प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमको ये देखना है कि उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किधर है। सो व्हाट इज रेलेवेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो अगर HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, ठीक है, होली इन इंडिया है और पार्शियली इन इंडिया है, तो उसको रेसिडेंट इन इंडिया माना जाएगा। यानी नॉन रेसिडेंट कब मानेंगे, जब उसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया होगा। सर HUF के केस में उसका रेसिडेंशियल स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, क्योंकि देखिए HUF इज अ फैमिली, तो कोई कहीं रह रहा है कोई कहीं रह रहा है, डेज कैसे, कर्ता से मतलब नहीं है। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट देखेंगे, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है हेड एंड ब्रेन। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब है जो मेन डिसीजंस हैं वो किस जगह से लिए जाते हैं। सर ये रूटीन डिसीजंस इंक्लूड नहीं करता है, रूटीन डिसीजंस आर नॉट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो रूटीन डिसीजन लाइक सेल, परचेज, स्टाफ का सैलरी पे करना है, एक्सपेंसेस का पेमेंट है, तो ये काम तो देखिए एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे एम्प्लॉयज है वहाँ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट हो गया? नहीं, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट वहाँ माना जाएगा जहाँ पर हेड एंड ब्रेन सिचुएटेड है, जहाँ पर मेन डिसीजंस लिए जा रहे हैं, जहाँ पर टॉप मैनेजमेंट सिचुएटेड है, वहाँ कंट्रोल माना जाएगा। सो इफ कंट्रोल इज होली इन इंडिया, नो प्रॉब्लम, रेसिडेंट। इफ कंट्रोल इज partly in India and partly suppose outside India, ठीक, even a very small part is in India. Suppose 2% control and management question says कि इंडिया में और रिमेनिंग 98% नेपाल से, तो रेसिडेंट हो गया, क्योंकि कंट्रोल अगर भारत में है तो रेसिडेंट है, और कंट्रोल अगर भारत में थोड़ा सा भी है तो रेसिडेंट है। यानी नॉन रेसिडेंट कब होगा? व्हेन
whole of the control and management is situated outside India. What is control and management? It is the main decision making part, it is the main decision making authority. तो जो main decisions हो रहे हैं, central decisions हो रहे हैं, if these decisions are being taken in India, so control is in India. If main decisions are taken from outside India, so control is outside India. Partly India, partly outside India, so HUF is resident in India. कंट्रोल का मतलब हैंड इन ब्रेन, मेन डिसीजंस, रूटीन डिसीजंस को कंट्रोल नहीं माना जाता है, ये तो एम्प्लॉयज भी कर सकते हैं. नाउ इफ HUF is resident, it may be treated as ordinarily resident or it may be treated as not ordinarily resident. इसके लिए दो कंडीशंस हैं और वो कर्ता पे लगती है. तो इफ कर्ता ऑफ HUF satisfies any of following two conditions, तो अगर HUF का कर्ता फॉलोइंग दो में से एक भी कंडीशन पूरी करेगा, सॉरी बोथ ऑफ द फॉलोइंग, सर एडिशनल कंडीशन है, तो कर्ता सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द फॉलोइंग. और पहली कंडीशन है ही stays in India for 730 days or more. Same है बच्चों, in 7 preceding previous year. So when I write preceding, तो it means previous year से पिछला वाला. और दूसरी क्या है? दूसरी है he is resident in India. He is resident in India for 2 or more years out of 10 preceding previous years. तो HUF का स्टेटस देखने के लिए हमको कर्ता का स्टेटस भी देखना पड़ेगा. अगर कर्ता दोनों एडिशनल कंडीशंस को पूरी कर रहा है, यानी कि कर्ता ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, तो HUF भी ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाएगा. अगर कर्ता नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट है, तो मेरा HUF भी नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो जाएगा. सो व्हाट आर द एडिशनल कंडीशंस? सर प्रीसीडिंग 7 ईयर्स में, 7 ईयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर, उसमें 730 और मोर, एंड पिछले 10 ईयर्स में, प्रीवियस ईयर से पिछले 10 साल में any 2 years he is resident. So if these two conditions he is ordinarily and HUF will also be ordinarily. नहीं सेटिस्फाई हो रही है, एक हो रही है, एक भी नहीं हो रही है, तो नॉट ऑर्डिनरली. ठीक है, तो ये कर्ता के ऊपर अप्लाई करेगा. वेल, तो टू सम अप, आसान है. HUF का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट पे. तो व्हाट इज कंट्रोल एंड मैनेजमेंट? इज डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी. सेंट्रल डिसीजंस, मेन डिसीजंस जिस जगह से हो रहे हैं वहां कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होगा. सो इफ HUF का कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली इन इंडिया या इवन स्मॉल पार्टीज इन इंडिया, तो वो रेसिडेंट माना जाएगा. लेकिन अगर पूरा का पूरा मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो उस HUF को हम नॉन रेसिडेंट ट्रीट करेंगे. अब अगर रेसिडेंट है तो देयर आर 2 चांसेस, ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो सकता है या नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट हो सकता है. ऑर्डिनरली रेसिडेंट के लिए कर्ता के ऊपर कंडीशन लगेगी. HUF का जो कर्ता है, अगर पिछले 7 ईयर्स में, पिछले से मतलब प्रीवियस ईयर से पीछे वाले 7 ईयर्स में 730 डेज और मोर ही इज इन इंडिया, और अगर रेसिडेंट कर्ता जो है वो 2 साल है आउट ऑफ 10 ईयर्स, पिछले प्रीवियस ईयर से पीछे वाले 10 साल में कोई भी 2 साल, एनी 2 ईयर्स अगर रेसिडेंट है, ये दोनों सेटिस्फाई होंगी, तो 1 और 2 के बीच में क्या लगेगा? एंड. तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो उसको ऑर्डिनरली रेसिडेंट मानेंगे HUF को, नहीं होंगी तो नॉट ऑर्डिनरली. और अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया, फिर कर्ता से वो मतलब नहीं है, सीधे सीधे नॉन रेसिडेंट. फाइन, चलिए. तो देखिए ये कर्ता वाला, HUF वाला आप पढ़ लेंगे, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. और इस पे 2-1 क्वेश्चंस हैं, तो वो भी अब आपको करने हैं, और आप देख लीजिए जो भी डाउट्स होंगे वी विल डिस्कस दैट. फाइन.
तो ये था HUF का रेसिडेंशियल स्टेटस कि HUF को कब रेसिडेंट माना जाएगा और कब उसको नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। अगर रेसिडेंट है तो कब ऑर्डिनरली रेसिडेंट माना जाएगा और कब नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट ट्रीट किया जाएगा। अब देखिए इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो बाकी के हमारे SSC है। ओके, HUF के स्टेटस के बाद देखिए पार्टनरशिप फर्म और कंपनी का स्टेटस हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। तो बेसिकली रूल्स अलग अलग हैं। तो जो HUF के रूल्स थे वो वहाँ पे 3 तरीके का स्टेटस था। अब उसके बाद अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, या AOP है या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है या फिर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन है, सबके रूल्स एक से हैं। 3 के छोड़ के इंडिविजुअल, इसके रूल्स अलग हैं, HUF और कंपनी, ठीक है। तो कंपनी के हम अगली बार में पढ़ेंगे। पार्टनरशिप फर्म या AOP का जो रेसिडेंशियल स्टेटस है वो भी 2 तरीके का है। इट इज आइदर रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट। ऑर्डिनरली और नॉट ऑर्डिनरली का कॉन्सेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल टू पार्टनरशिप फर्म एसेट्रा। ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली सिर्फ इन दोनों में। बाकी सारी जगह पर कंपनी फर्म एसेट्रा में या तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट कब मानेंगे? तो व्हेन इट्स कंट्रोल एंड मैनेजमेंट is wholly or partially in India। तो अगर एक स्मॉल सा परसेंटेज ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट क्या है कि जो उसका हेड एंड ब्रेन है, जो मेन डिसीजंस हैं, वो अगर भारत में है, भले ही पार्ट ऑफ दैट इज इन इंडिया, तो उसको रेसिडेंट माना जाएगा। और अगर होल ऑफ कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया, तो उसको नॉन रेसिडेंट माना जाएगा और फिर कुछ नहीं करना है। तो कुल मिला के बस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, होली इन इंडिया है, तो रेसिडेंट, पार्शियली या स्मॉल पोर्शन, बहुत जरा सा भी अगर इंडिया में है तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। तो फर्म को नॉन रेसिडेंट कब मानेंगे? व्हेन टोटल ऑफ द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया। फाइन। तो अब देखिए बस एक कैटेगरी बची है हमारे पास और दैट इज कंपनी। कंपनी के केस में अगर कोई कंपनी ऐसी है तो उसमें इन्होंने रूल्स को थोड़ा अलग किया हुआ है। और अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी का मतलब जो भारत में रजिस्टर्ड हुई है, कंपनीज एक्ट 2013 में या उससे पिछले 1956 में या इवन उससे पिछले इंडियन कंपनीज एक्ट में, तो ऐसी इंडियन कंपनी को हमेशा रेसिडेंट माना जाएगा। कोई कंडीशन नहीं है, कंट्रोल कहाँ है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कहाँ है, कुछ नहीं। ठीक, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेसिडेंट इन इंडिया। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी में हमें उसका पोएम देखना है। इफ पोएम
इज सिचुएटेड इन इंडिया, तो ऐसी फॉरेन कंपनी को रेसिडेंट मानेंगे। ठीक, ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली होता ही नहीं है, और रेसिडेंट का वही ट्रीटमेंट होगा जो ऑर्डिनरली रेसिडेंट का होता है। अब आप पूछेंगे व्हाट इज पोएम, तो इट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इफेक्टिवली कंपनी के डिसीजंस कहां से हो रहे हैं, तो वो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट POEM पोएम अगर भारत में तो रेसिडेंट होगी, और अगर पोएम आउटसाइड इंडिया है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज आउटसाइड इंडिया, तो ऐसी कंपनी को सिंपली नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। तो फॉरेन कंपनी नॉन रेसिडेंट हो सकती है, लेकिन जो हमारी इंडियन कंपनी है वो हमेशा रेसिडेंट होगी। तो जहां पे की मैनेजमेंट और कॉमर्शियल डिसीजंस लिए जा रहे हैं, उस जगह पे पोएम यानी इफेक्टिव मैनेजमेंट माना जाएगा। तो अगर कंपनी का सेंट्रल डिसीजन मेकिंग ही है, वो इंडिया में है तो रेसिडेंट, आउटसाइड इंडिया है तो सिंपली नॉन रेसिडेंट। बहुत आसान सा रूल है। तो इंडिविजुअल का डिपेंड करेगा उसके प्लेस ऑफ रेसिडेंस पे, HUF कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, देन कर्ता का प्लेस ऑफ रेसिडेंस, पार्टनरशिप फर्म कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंपनी अगर इंडियन कंपनी है तो रेसिडेंट, और फॉरेन कंपनी है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो रेसिडेंट, अदरवाइज उसको नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। फाइन, तो ये है हमारा सेक्शन 6 रेसिडेंशियल स्टेटस का डिटर्मिनेशन। एक बार हमने रेसिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन कर लिया, एक बार ये तय हो गया कि कंपनी रेसिडेंट है या नहीं है, इंडिविजुअल रेसिडेंट है या नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा। तो हमने देखिए पीछे भी डिस्कस किया था, और नेक्स्ट टॉपिक भी आपकी बुक में है, स्कोप ऑफ टोटल इनकम, दैट इज सेक्शन 5। ठीक, तो अगर देखिए रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, और इनकम एक्रूड इन इंडिया है या डीम्ड एक्रूड इन इंडिया है, कोई भी इनकम जो भारत में अराइज हुई, भारत में एक्रूड हुई, ठीक है, प्रॉपर्टी जिससे इनकम हो रही वो इंडिया में है, बिजनेस जिससे इनकम हो रही वो इंडिया में है, व्यक्ति जो सैलरी प्राप्त कर रहा है, सैलरी रिसीव कर रहा है, वो सर्विसेज इंडिया में दे रहा है, तो एक्रूड इन इंडिया है, भारत में अराइज हो रही है, डीम्ड एक्रूड है, तो ये टैक्सेबल होगी इन ऑल द 3 केसेस। ठीक, अगर इनकम रिसीव्ड इन इंडिया है या डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया है, तो वो भी तीनों केस में टैक्सेबल होगी। अगर एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, लेकिन फ्रॉम अ बिजनेस कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया और प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, तो वो फर्स्ट 2 केस में टैक्सेबल होगी, पर इसमें नहीं होगी। और जो इसके अलावा कोई एक्रूड एंड रिसीव्ड आउटसाइड इंडिया है, वो ऑर्डिनरली में टैक्सेबल होगी, नॉट ऑर्डिनरली या नॉन रेसिडेंट में नहीं होगी। कंपनी और फर्म में ये रेसिडेंट वाला कॉलम हो जाएगा, क्योंकि वह नॉट ऑर्डिनरली, तो ये कॉलम हटा दो, ये रेसिडेंट, वो नॉन रेसिडेंट। अगर कोई इनकम ऑफ अर्लियर ईयर है एंड रिसीव्ड या रेमिटेड टू इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर है,
वो किसी भी केस में टैक्सेबल नहीं, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर की नहीं है। टैक्स इज ओनली ऑन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। सपोज करिए कोई व्यक्ति नॉन रेसिडेंट है और 10 साल से वो जॉब कर रहा है यूएसए में। अब वहां पे उसको सैलरी मिल रही थी, उसने कुछ अमाउंट सेव कर लिया। अब करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में वो वापस आ गए इंडिया और 182 डेज से ज्यादा हो गए, वो ऑर्डिनरली रेसिडेंट, 2 एडिशनल कंडीशन भी पूरी हो गई, हो गया। अब जो पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की इनकम थी वो भारत लेके आया अपना, तो दैट अमाउंट इज नॉट टैक्सेबल। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर ओनली इज टैक्सेबल। अब वो इनकम प्रीवियस ईयर से पिछले की है, तो उस ईयर का स्टेटस देख के उस ईयर में टैक्स लगेगा, बट दैट कैन नॉट बी टैक्स्ड इन इंडिया इन करंट ईयर। तो रेसिडेंट, ऑर्डिनरली रेसिडेंट एक्रूड इन इंडिया पे टैक्स देगा, रिसीव्ड इन इंडिया पे टैक्स देगा, नॉट एक्रूड, नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, चाहे वो बिजनेस वाली है चाहे अदर देन है, टैक्स देगा। नॉट ऑर्डिनरली रेसिडेंट एक्रूड इन इंडिया पे देगा टैक्स, रिसीव्ड इन इंडिया पे टैक्स देगा। जो इनकम एक्रूड रिसीव्ड आउटसाइड है बट फ्रॉम ए बिजनेस कंट्रोल फ्रॉम इंडिया या प्रोफेशन सेटअप इन इंडिया, उस पे देगा, अदर्स पे नहीं देगा। नॉन रेसिडेंट सिर्फ उस इनकम पे टैक्स देगा जो एक्रूड इन इंडिया है या रिसीव्ड इन इंडिया है, इसके अलावा वो आउटसाइड इंडिया वाली पे टैक्स नहीं देगा। फाइन। तो रेसिडेंशियल स्टेटस यहाँ रेलेवेंट है और इनकम कहाँ एक्रूड या रिसीव हो रही है वो यहाँ रेलेवेंट है। दोनों चीजों को देख करके स्कोप ऑफ टोटल इनकम सेक्शन 5 हमारा चलता है। वेल, तो इस टॉपिक पे अब जो भी देखिए क्वेश्चंस हैं, इलस्ट्रेशंस हैं, वो आप लोग करिएगा। और इसके बाद में आपकी बुक में जो अगला टॉपिक दिया हुआ है वो है आई थिंक एक्रूड, डीम्ड एक्रूड के बारे में। तो डीम्ड एक्रूड और डीम्ड रिसीव्ड इन इंडिया क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इतना ही, आप यहां तक का करके लाएंगे, डीम्ड एक्रूड से पहले तक का आपको करना है। थैंक यू।